प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों को लेसन 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप का अध्ययन करा रहे थे। आज का प्रकरण है प्रजाति और जाति। तो भारत की जाति प्रथा की तरह दक्षिण अफ्रीका में प्रजाति के आधार पर समाज को श्रेणीबद्ध किया गया है। लगभग हर 100 दक्षिण अफ्रीकी व्यक्तियों में से एक यूरोपीय वंश का है। फिर भी अल्पसंख्यक 7 स्वायत्तों का वहाँ की शक्ति एवं संपदा पर प्रबल अधिकार है। डच व्यापारी 17वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण अफ्रीका में बस गए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उनके वंशजों को ब्रिटिश उपनिवेशकों द्वारा भीतरी प्रदेशों में खदेड़ दिया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ने पहले संघ तथा बाद में दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य पर नियंत्रण कर लिया। अपने राजनीतिक नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक स्वायत्तों ने रंग भेद अथवा प्रजाति के पृथक्करण की नीति को विकसित किया। यह कई वर्षों तक औपचारिक व्यवहार में रहा तथा बाद में वर्ष 1948 में इसको कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में लाखों आश्रितों को बांटुस्तान या गृह क्षेत्रों में बलपूर्वक पुनः स्थापित किया गया, जो गंदगी से भरा गरीब क्षेत्र था, जहां आधारभूत संरचना, उद्योग तथा नौकरी बिल्कुल नहीं थी। ये सभी गृह क्षेत्र एक साथ मिलकर पूरे दक्षिण अफ्रीका की सिर्फ 14% जमीन का हिस्सा थे, जबकि आश्रित पूरे देश की जनसंख्या के अनुपात में 80% थी। शासकीय आतंक के बावजूद आश्रित ने दशकों तक एकजुट होकर अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में संघर्ष किया तथा अंततः वे सत्ता में आने में सफल हुए तथा 1994 में सरकार बनाई। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत। अस्पृश्यता, जिसे आम तौर पर छुआछूत कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित तथा दूषित पहलू है, जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची मानी जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक अनुशासित या अनुशासितियाँ का विधान करता है। भारत के कई क्षेत्रों में दूर से अशुद्धता की धारणा विद्यमान थी, जिसके अनुसार अछूत समझे जाने वाली व्यक्ति की उपस्थिति अथवा छाया ही अशुद्ध समझी जाती थी।
इस शब्द का आक्षरिक अर्थ सीमित होने के बावजूद अस्पृश्यता की संस्था शारीरिक संपर्क से बचने या अछूत से दूर रहने का आदेश तो दे देती है, साथ ही तथाकथित अछूत के लिए कई सामाजिक अनुशासितियाँ की व्यवस्था भी करती है। अस्पृश्यता के 3 मुख्य आयाम हैं: अपवर्जन या बहिष्कार, अनादर एवं अधीनता और शोषण। इस प्रघटना को परिभाषित करने के लिए ये तीनों आयाम समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। नीची जातियों को भी कुछ हद तक अधीनता और शोषण का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें बहिष्कार का उतना परम रूप नहीं सहना पड़ता जो अछूतों के लिए आरक्षित है। दलितों को तो बहिष्कार के इतने भयंकर रूप झेलने पड़ते हैं जो और समूहों को नहीं सहने पड़ते। अस्पृश्यता एक अखिल भारतीय प्रघटना है, हालांकि उसके विशिष्ट रूपों एवं गहनताओं में विभिन्न क्षेत्रों तथा सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भों में काफ़ी अधिक अंतर होता है। अस्पृश्यता को पिछली अनेक शताब्दियों से सामूहिक रूप से भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता रहा है। इन नामों की अपनी व्युत्पत्ति कुछ भी हो अथवा इनका मूल अर्थ चाहे कुछ भी रहा हो, पर अब ये सब अत्यंत अपमान सूचक एवं निंदात्मक है। महात्मा गांधी ने इन जाति नामों के निंदात्मक आरोप को दूर करने के लिए 1930 के दशक में उन्हें हरिजन परमात्मा के बच्चे कहकर पुकारना शुरू कर दिया, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसके अतिरिक्त आप इसी में देखेंगे जातियों एवं जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य और अन्य संगठनों द्वारा उठाए गए कदम। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही भारतीय राज्य अर्थात भारत सरकार अनुसूचित जनजातियों तथा जातियों के लिए अनेक विशेष कार्यक्रम चलाती रही। ब्रिटिश भारत की सरकार ने 1935 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की अनुसूचियां तैयार की, जिनमें उन जातियों तथा जनजातियों के नाम दिए गए थे जिन्हें उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर किए जा रहे भेदभाव के कारण विशेष बर्ताव का पात्र माना गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन नीतियों को जो जारी रखा ही गया, बल्कि उनमें कई नई नीतियां भी जोड़ दी गईं, जिनमें कई नई नीतियां भी जोड़ी गईं। जिनमें सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन यह किया गया कि 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी कुछ विशेष कार्यक्रम जोड़ दिए गए हैं। पुराने और वर्तमान जातीय भेदभाव को दूर करने और उससे हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए राज्य की ओर से जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, उसे आम लोगों में आरक्षण के नाम से जाना जाता है। आरक्षण के अंतर्गत सार्वजनिक जीवन के
विभिन्न पक्षों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के लिए कुछ स्थानों या सीटें अलग निर्धारित की गई। सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों के अंतर्गत सरकारी सेवा में नौकरियों का आरक्षण एवं शैक्षिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण निर्धारित किया गया है। आरक्षण के अतिरिक्त और भी बहुत से कानून हैं जो जातीय भेदभाव, विशेष रूप से छुआछूत को खत्म करने, रोकने अथवा उसके लिए सजा देने के लिए बनाए गए। दलित लोग भी स्वयं राजनीतिक, आंदोलनात्मक तथा सांस्कृतिक मोर्चों पर अधिकाधिक सक्रिय होते गए। ज्योतिबा फुले, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे अनेक दलित नेताओं द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के दौर में संघर्ष एवं आंदोलन किए गए थे। अन्य पिछड़े वर्ग, अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव का सर्वाधिक स्पष्ट एवं व्यापक रूप था, किंतु जातियों का एक काफ़ी बड़ा समूह ऐसा भी था जिन्हें नीचा समझा जाता था। उनके साथ तरह तरह का भेदभाव किया जाता था, पर उन्हें अछूत नहीं माना जाता था। ये सेवा करने वाली शिल्पी, कारीगर जातियों के लोग थे जिन्हें जाति सोपान से नीचा स्थान प्राप्त था। भारत के संविधान में इस संभावना को स्वीकार किया गया कि अनुसूचित जनजातियों और जातियों के अतिरिक्त और भी कई समूह हो सकते हैं जिन्हें सामाजिक असुविधाओं से पीड़ित हैं। ऐसे समूहों का जात पर आधारित होना जरूरी नहीं है, लेकिन वे सामान्यतः किसी जाति के नाम से ही पहचाने जाते हैं। इन समूहों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग कहा गया है। यह आम बोलचाल में प्रचलित अन्य पिछड़े वर्ग शब्द का संवैधानिक आधार है, जो आजकल सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अन्य पिछड़े वर्ग दलितों अथवा आदिवासियों की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण समूह हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के काल में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 1953 ईस्वी में रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन उस समय के राजनीतिक वातावरण को देखते हुए इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अन्य पिछड़े वर्ग का मुद्दा केंद्रीय स्तर पर 1970 ईस्वी के दशक के आखिरी वर्षों में तब फिर से उठ खड़ा हुआ जब आपातकाल इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी ने शासन की बागडोर संभाली। इस समय बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया, किंतु आगे चलकर जब वर्ष 1990 ईस्वी में केंद्रीय सरकार ने मंडल आयोग की 10 वर्ष पुरानी रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया, तभी अन्य वर्ग का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख विषय बन गया। इसके अतिरिक्त
इस लेसन में आदिवासी संघर्ष पर आपको अध्ययन करना है। अनुसूचित जातियों की तरह ही अनुसूचित जनजातियों को भी भारतीय संविधान द्वारा विशेष रूप से निर्धन, शक्तिहीन तथा सामाजिक लांछन से पीड़ित सामाजिक समूह के रूप में पहचाना गया है। जन या जनजातियों को ऐसा वनवासी समझा गया जिनको पहाड़ी या जंगली इलाकों की विशिष्ट परिस्थितियों में आवास ने उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विशेषताओं को आकार दिया है। जनजातीय समूहों का हिंदू समाज तथा संस्कृति से लंबा और निकट का नाता रहा है, जिससे जनजाति और जाति के बीच की दूरियां काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। जनजातीय समूहों का जिन इलाकों में जनजातीय लोगों की आबादी घनी है, वहाँ सामान्यतः उनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ गैर जनजातीय लोगों की अपेक्षा कहीं बढ़कर हैं। गरीबों और शोषण की जिन परिस्थितियों में आदिवासी अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं, उनका ऐतिहासिक कारण यह रहा है कि औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने तेजी से जंगलों के संसाधनों को निकालना शुरू कर दिया और यह सिलसिला आगे स्वतंत्र भारत में भी जारी रहा। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद आदिवासियों की जिंदगी आसान हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका एक कारण तो यह था कि वनों पर सरकार का एकाधिकार जारी रहा, यहाँ तक कि वनों के दौरान में और तेजी आ गई थी। वनों के दोहन में और तेजी आ गई थी। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई पूंजी प्रधान औद्योगिकरण की नीति को कार्यान्वित करने के लिए खनिज संसाधनों और विद्युत उत्पादन की क्षमताओं की आवश्यकता थी, और ये क्षमताएं तथा संसाधन मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में ही स्थित थे। नई खनन तथा बांध परियोजनाओं के लिए जल्दी से आदिवासी भूमियां अधिग्रहित कर ली गईं। इस प्रक्रिया में लाखों आदिवासियों को पर्याप्त मुआवजे और समुचित पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना विस्थापित कर दिया गया। राष्ट्रीय विकास और आर्थिक समृद्धि के नाम पर इस कार्य को उचित ठहराया गया और इस प्रकार इन नीतियों का पालन वास्तव में एक तरह का आंतरिक उपनिवेशवाद ही था, जिसके अंतर्गत आदिवासियों को अपने अधीन करके उनके संसाधनों को, जिन पर वे निर्भर थे, छीन लिए गए। इन मारी विडंबनाओं और उपेक्षाओं के बावजूद उनके जनजातीय समूह बाहरी लोगों और सरकार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। स्वतंत्रतोत्तर भारत में आदिवासी आंदोलनों की सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के लिए अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करना था और ये अब एक नए प्रदेश बन गए। स्त्रियों को समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष पर भी अध्ययन करना है। पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक और शारीरिक स्पष्ट अंतरों के कारण अक्सर यही समझा जाता है कि लैंगिक
असमानता प्रकृति की ही देन है, किंतु उस बाहरी दिखावट के बावजूद विद्वानों ने ये भी दर्शा दिया है कि पुरुषों और स्त्रियों के बीच असमानताएं प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक हैं। आधुनिक भारत में स्त्रियों के स्थिति का प्रश्न 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय सामाजिक सुधार आंदोलनों के एक हिस्से के रूप में उदित हुआ। इन आंदोलनों का स्वरूप सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं था। उन्हें अक्सर मध्यवर्गीय सुधार आंदोलनों की संज्ञा दी जाती थी, ताकि इन सुधारकों में से बहुत से लोग नए उभरते हुए पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्य वर्ग से थे। कई सुधारकों ने तो महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के प्रयोजन से संसाधनों का उपयोग किया था। बंगाल में राजा राम मोहन राय ने सती विरोधी अभियान का नेतृत्व किया। विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए राणा डे द्वारा आंदोलन चलाया गया। ज्योतिबा फुले ने जातीय एवं लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा सर सैयद अहमद खान द्वारा इस्लाम में महिलाओं के लिए सामाजिक सुधारों के आंदोलन का नेतृत्व किया। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों में सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी परंपरागत कुरीतियों अथवा विधवाओं के साथ बुरे बर्ताव को रोकने के लिए विशेष बल दिया गया था। 1970 के दशक में आधुनिक मुद्दों में पुलिस अभिरक्षा में स्त्रियों के साथ बलात्कार, दहेज के लिए हत्या, लोकप्रिय माध्यमों में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व और असमान विकास के लैंगिक परिणाम इत्यादि की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया। भारत में नारी आंदोलन को बड़ी मुश्किल से प्राप्त किए गए अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना होगा तथा नए उभरते हुए मुद्दों को भी उठाना होगा। इसी तरह अब आप सभी लोगों को कल अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और प्रिय बच्चों, आपसे निवेदन है कि पिछले लेसन के जो प्रश्न उत्तर हमने आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित किए हैं उसे अवश्य पूरा कर लें। जय हिंद।